नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आपकी बात। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई जारी है। खासकर पहुंच विहीन बस्तर के कई इलाकों में आज भी नक्सलियों की तूती बोलती है। सुकमा के सिलगेर में सुरक्षा बलों के नए कैंप का विरोध इसी की तस्दीक करता है। कैंप के विरोध में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। एक तरफ ग्रामीण कैंप बनने से अपनी आजादी छीनने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल विरोध के पीछे नक्सलियों की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के दबाव में भोले भाले ग्रामीण अगर आ रहे हैं तो क्या ये इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और अगर जवानों और ग्रामीणों के बीच में कोई दीवार है तो फिर क्या कर रही सरकार है? बड़े सवाल हैं, इन्हीं पर करेंगे आज आपकी बात। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है बड़े सवाल। क्या है वो सवाल? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल ये हैं, सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध क्यों? सुरक्षा बल तो सुरक्षा देने के लिए होते हैं। ग्रामीण और जवानों के बीच दीवार तो आखिर क्या कर रही है सरकार? आदिवासियों को मनाओ, लाल आतंक पर काबू पाओ। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के साथ हम आज अपनी डिबेट जो है वो शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक शिशुपाल शौरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिशुपाल शौरी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बीजेपी से विधायक वरिष्ठ बीजेपी नेता रजनीश सिंह जुड़ चुके हैं। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रजनीश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है नक्सलियों के गढ़ में, यानी कि सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच जो मतभेद दिख रहे हैं, वहां कोई दिक्कत है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया तो, लेकिन हम वापस चल देते हैं शिशुपाल जी के पास। सॉरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इतना बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि बस्तर में सुरक्षा बलों का इस लेवल का विरोध हो रहा है। ठीक है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे भी तो जाकर के लोगों को समझा सकते हैं। क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं? उधर जो भी फोर्स के कैंप शुरू हुए हैं, लगभग हर कैंप जब भी शुरू होता है तो इस तरह के विरोध के स्वर आते हैं। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां का जो पहुंच है बड़ा मुश्किल है। और उस पहुंच को दूर करने के लिए अपन वो रोड बनाने की जो बात वहां चल रही है, अभी वहां के अगर मैं नक्शा बताऊं तो किसी समय ये जो रोड था जगरगुंडा से अरनपुर होते हुए बासागुड़ा करके एक जगह है, वहां से आवापल्ली जाता है। और ये जो रोड है ये बीचों बीच, जहां भी सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है उसके बीचों बीच जाता है। और ये जनता के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए भी, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि हम वहीं से उस क्षेत्र में पहुंच बना सकते हैं। और यही एक कोशिश है कि जब से हमारी सरकार आई है कांग्रेस की, हम लोगों ने ऐसे जगह को चुना है जहां से हम लोगों से संवाद डायरेक्टली कर पाए। अभी जहां भी हमारा अप्रोच थोड़ा कम है, वहां जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के लोगों को डरा के, धमका के, या उनके उसमें है कि उनके कहने पे आके दिग्भ्रमित होके इस तरह के विरोध करते हैं। अभी अभी उसी इलाके की बात अगर करूं तो एक पोटाली में भी एक कैंप अभी खुला था 2 महीना 3 महीना पहले, तब भी इस तरह के विरोध हुए। तो वहां भी हजारों की तादाद में लोग बाग आए थे। पर जब लोगों को समझाया गया, जब सारे के सारे लोग जाके नेतागण से लेकर सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तो ये आखिर तैयार हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले कांकेर जिले में भी हुआ था, और ये रोड भी बड़ा महत्वपूर्ण था। कांकेर जिले में जो हुआ था कटगांव कामबेड़ा के बीच में, जो पखंजूर से कोयली बेड़ा को जोड़ता है वो रास्ता जो सीधे, वो एक इतना महत्वपूर्ण रोड है। तो जब भी हम रोड बनाने की बात करते हैं, हम अपने संचार माध्यम को बढ़ाने की बात करते हैं, तभी विरोध होता है। तो ये आखिर किसके कहने पे हो रहा है, ये जानने समझने की जरूरत है। ये सबको समझ में आ रहा है कि इस रोड के बन जाने से आवागमन बढ़ेंगे, प्रशासन का सीधा अप्रोच
उन गांवों तक होगा जहां तक अपन नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि हम उसको, ठीक है, हम रोड कनेक्टिविटी से, एयर कनेक्टिविटी से, जितने भी तरह की कनेक्टिविटी संचार माध्यम से हम उनको जोड़ पाए। ठीक है, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हम रजनीश जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ग्रामीणों को का विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई में केवल नक्सलियों का डर है, या नक्सली पीछे से पुश कर रहे हैं इसलिए ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, या उनके कुछ जायज डर भी है, उनका भय भी है, परेशानी भी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में पिछले 8-10 दिनों से बैठे हैं नक्सलियों के, जिनको कहा जा रहा है कि उनके दबाव में आकर बैठे हैं? तो 10 दिनों से 12 दिनों से सिर्फ दबाव के चलते घर बार छोड़ करके ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है, और जब हम किन्हीं क्षेत्रों पर जहां नक्सलियों का दबदबा हो वहां नया कैंप स्थापित करते हैं पुलिस बल का, तो निश्चित रूप से वहां पर दिक्कत होती है, विरोध होती है, और उसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण जो समझ में आता है अभी तक, जो देखने को मिला है, कि जो ग्रामीण है वो दोनों तरफ से पीसते हैं। वहां नया कैंप खुलेगा, नया कैंप खुलने के बाद नक्सली उनको धमकाते चमकाते हैं कि पुलिस का मुखबिर हो। पुलिस वाले भी कई बार उनको नक्सली समझते हैं, नक्सली का मुखबिर समझते हैं, तो परेशानी दोनों तरफ से उनको होता है। इसलिए वो इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसमें सरकार की बड़ी जवाबदारी है, प्रशासन की बड़ी जवाबदारी है कि हम उन लोगों को पहचान करें, उनमें अपना विश्वास बढ़ाएं, और उनको ये बताएं कि ये जो कैंप हो रहा है वो आपके लिए है, आपके विकास के लिए है, आपके शिक्षा के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है। तो ये धीरे धीरे होगा। सरकार को इसमें बहुत सोच समझ के और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कंफ्यूजन में सरकार रहेगी कि नक्सलियों से हम बातचीत करेंगे, नक्सली पीछे धकेल दिया गया है। नक्सली अभी हम देख लें कि शहर के कुछ स्थानों को छोड़ दें तो थोड़ा सा अंदर जाएंगे, नक्सलियों का ही उधर राज चलता है, समानांतर सरकार चलती। इसलिए सरकार को इसमें बहुत कड़ाई के साथ, और हमारे जो वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका विश्वास जीत के, उनको सुरक्षा का भाव देकर, उनके विकास का भाव देकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। और नक्सलियों से वो कटेंगे। लेकिन अभी के हिसाब में उनको लेकिन रजनीश जी, यहाँ सवाल ये है कि इतने सालों से वहां पर कैंप हैं, आखिर क्या वजह है कि इस कैंप को लेकर के ग्रामीणों के मन में जो है वो भरोसा पैदा नहीं हो पाया? जब भी कोई नया कैंप खुलता है, कोई नए निर्माण कार्य होते हैं सुरक्षा बलों से जुड़े, तो वहां पर इस तरह का एजिटेशन देखने को मिलता है। क्या वाकई में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी रह जाती हैं, जो हम भोले वाले आदिवासियों के मन में भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, वो भोले भाले हैं, सीधे हैं, सरल हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है। जो उनका अनुभव है कि वो ज्यादा पीसते नक्सलियों के कारण, नक्सली उनको धमकाते हैं, चमकाते हैं, उनके साथ बहुत अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नहीं, भूलवश कहें, त्रुटिवश, या फिर वैसा उधर अभी स्थिति है, सुरक्षा बलों से भी कभी हो सकता है चूक हो जाए। उनको लगता है कि हम पुलिस के साथ हैं तो नक्सली धमका चमका रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और कभी पुलिस को शक हो जाए तो ये भी हमारे साथ कुछ ऐसा कर देते हैं। तो उनमें विश्वास पैदा करके और उनको बता के, और इसमें बड़ा सतर्कता के साथ हमको चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन नक्सलियों के सहयोगी हैं। और ये बात भी सही है कि नक्सली अपने कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐसा कुछ भी होता है तो अपने बीच से जा करके और नक्सली भोले भाले ग्रामीणों को बहला के, फुसला के बैठा देते हैं, धरने में विरोध के लिए कर देते हैं, और वो डर के मारे या अन्य अपने मुसीबतों के कारण, आशंका के कारण वो उनका साथ देते हैं। ठीक है, इस बीच में हम अपने दर्शकों को जरा वो बयान भी सुना देते हैं जो वहां से ग्रामीणों ने बाइट की, या फिर वहां पर वो लोग जो कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों का कैंप क्यों नहीं होना चाहिए, और फिर किस तरह से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, ये हम सुना देते हैं। फिर हम शिशुपाल जी के पास आते हैं। पहले हम वो बयान तीनों सुना देते हैं अपने दर्शकों को। हम जगह नहीं देंगे बोल के हम नहीं बोले हैं, जगह देंगे, क्योंकि पट्टा का ज़मीन में डाले थे, इसलिए हम लोग लड़ने जा रहे थे। क्यों दूसरा जगह में कैंप डालो, हमारे जगह में कैंप मत डालो, हम खेती करने वाला जगह है बोल के बोलने गए थे उस समय।
हम कम से कम हमारे गांव से 30-36 लोग ऐसे हम जा रहे थे। जाते वक्त में हमको रोका बाट करके वहाँ भाग करके हमको मारा पीटी किया सर। बस्तर में ऐसे प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस की गोलियों से किसी सिविलियन की मौत ना हो। एक तरफ तो नक्सलवादियों पर नहीं मार पा रहे हैं, परंतु गांव वालों को पुलिस की गोलियों से मर रहे हैं। ये जो घटना हुआ है सिलगेर में, इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कड़ी निंदा करती है। ये घटना दरअसल नक्सलवाद के उन्मूलन के नाम पे आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने का है। सूबे में पदस्थ भूपेश की सरकार ये टोटल कारपोरेट परस्त है। आदिवासियों को जमीन खाली कराने के मकसद से आदिवासियों के ऊपर जबरदस्त गोली चला करके उनको बेदखल कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिशुपाल सौरी जी, सुना आपने, ग्रामीण कह रहे थे कि हम वहां पर हमारी खेती की जमीन है, वो जमीन चली जाएगी, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जायज सी मांग उनकी लग रही है। क्या वजह थी कि सीधे गोली चलानी पड़ गई? और ऐसे हालात थे तो उससे पहले जब इतना तनाव था तो एक इंटेलिजेंस होता है पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास, सरकार के पास। जब लग रहा है कि इतना विरोध है तो क्यों नहीं वहां के जनप्रतिनिधि जाते? विधायक हैं, सांसद हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, ये लोग जाकर के जनता के साथ बैठक कर लेते, 2-4 बार कैंप कर लेते तो ये शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार, ऐसा लगता है कि ये नक्सलवाद से जो लड़ाई है उसमें केवल सुरक्षा बलों को छोड़ दिया गया है कि आप लड़िए भाई साहब, और उसका खामियाजा कभी सुरक्षा बल भुगतते हैं, कभी निर्दोष ग्रामीण भुगतते हैं। अभिलाष जी, जो आप कह रहे हैं जी, ये पेशा एक्ट लागू है पूरे बस्तर संभाग में। तो जब भी इस तरह की बातें आती है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से राय लिया जाता है, पूछा जाता है। दूसरा, जो कैंप होता है वो सभी बातों को देखते हुए ही कैंप किस जगह पे बनाए जाएंगे इसका निर्णय लिया जाता है। तो वो जो मुफीद होते हैं, खासकर खेती बाड़ी वाले स्थान पे तो कैंप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कैंप बनते हैं ऊंचे स्थान पे, ऐसे स्थान पे बनते हैं जहां चारों तरफ रखी जा सके। तो वो अगर बात है तो उसमें भी हमारे स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। सर। और सिलगेर जो जगह है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा जी कि हम वहाँ कई वर्षों से हम चुनाव तक नहीं करा पा रहे हैं। हमारा वहाँ से हमारा जो एक समय में बड़ा आबाद गांव था, सिलगेर बड़ा महत्वपूर्ण गांव है जहाँ बकायदा पोलिंग बूथ होते थे। पर ये 2000 के बाद से वहाँ के पोलिंग बूथ को स्थानांतरित करना पड़ा 5 के इलाकों में। तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था होगा इसको असहज अनुमान लगाया जा सकता है। वहाँ की स्कूल बंद है क्योंकि वो कोटा केबिन में स्थानांतरित किया गया है। अभी हमारी सरकार जब से आई है तब से हम फिर से स्कूलों को ओपन करने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तक हमारी सरकारी मशीनरी, हमारे जो सरकारी लोग हैं, पहुंचे कैसे? तो ये फोन के माध्यम से हो सकता है, एक सड़क के माध्यम से हो सकता है। तो ये दो चीजें ऐसी है जिसको हम कर सकते हैं। दूसरा, जहां भी हमारे फोर्स बैठी है वहां पे संचार व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। अब ये जो रोड है ये मेरे बिल्कुल नजरों में है क्योंकि मैं वहाँ डीएम था, अभिलाष जी, और मैं 2-2.5 साल था वहाँ पे। तो वहाँ की स्थिति को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मुश्किल हालात को मैं फेस कर चुका हूँ। तो हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का दखल है वो तभी होगा जब हम रोड से जुड़ेंगे, रोड कनेक्टिविटी होगा। दूसरा, हमारे जो टेक्निकली अपन करें कि वायरलेस है, हमारे जो फोन है, इन माध्यमों को सबसे पहले हम स्थापित करेंगे तभी हम लोगों से जुड़ सकेंगे। दूसरा है, ये जो बात आ रही है ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने भी 15 साल तक किया और यही कष्ट वो भी भोगे हैं। वो भी उनके साथ भी ये परेशानी आई है। वहाँ अविश्वास का आलम ये है कि हम एक गांव वहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर में बैठा होता है, कहीं 4 घर यहाँ है, 5 घर यहाँ है। तो सुरक्षा जो सबसे बड़ी व्यवस्था है उसको देने में बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा। उनमें विश्वास जगाएं। अगर हम उनको सुरक्षा की गारंटी दे दें तो सब बात बोलेंगे। आज जितने भी कैंप खुले हैं
जब उनको लगा कि हम हाँ सुरक्षित हैं, फोर्स हमारी देखभाल कर रही है, वहाँ आज सब दूसरे तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गए। मनोरंजन के कार्यक्रम हमारे फोर्स के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ग्रामीणों के साथ उनका जो विश्वास जगाने की जो लेकिन बिल्कुल आप कह रहे हैं धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इसी जो आपने खुद देखा, आपने खुद स्वीकार किया कि एक लंबा वक्त इस पूरे प्रोसेस में गुजर गया और एक बहुत बड़ा दायरा होता था जहां नक्सलियों का पूरा साम्राज्य होता था। इन इलाकों में जब पैठ बनाई गई तो कुछ जगह इस तरह के गतिरोध, विरोध, फायरिंग, मौतें ये सब हुई। लेकिन कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी हैं सर हमारे पास। रजनीश जी, अगर मैं देखूं आपके रमन सिंह के शासनकाल के या उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल के, जब ग्रामीणों को साथ लेकर के पहले उनमें भरोसा जगा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे उस जगह को पूरा कैप्चर किया, एक गोली नहीं चली, एक बूंद खून नहीं गिरा और वहां से नक्सलवाद का उन्मूलन हो गया। ऐसे कई इलाके भी हैं हमारी नजर में। तो क्या लग रहा है रजनीश जी, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा संवेदनशील होकर के चीजों को बहुत थोड़ा सा टाइट करके चलेगी, देख करके चलेगी, अपनी मॉनिटरिंग सतत रखेगी, तो शायद ऐसे हालात नहीं बनेंगे? निश्चित रूप से अभिलाष जी, जब भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो न सिर्फ आदिवासियों को, ग्रामीणों को, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी विश्वास में लेकर के एक कार्यक्रम सलवा जुडूम हुआ था, जिसमें उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे माननीय महेंद्र कर्मा जी। उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे से लीड किया और जब वो सलवा जुडूम का कार्यक्रम जब एक सामाजिक आंदोलन बन गया, ग्रामीणों का आंदोलन बन गया, उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। लेकिन जैसा कि कई ऐसे इनके शहरी नेक्सेस हैं, इनके नेटवर्क हैं, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, एनजीओ हैं, वो तमाम प्रकार की कोशिश करते रहे कि इसके कारण आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, और वो आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ा। नहीं तो वो आंदोलन यदि आज चलते रहता बिना राजनीतिक किसी दुराग्रह के, पूर्वाग्रह के, तो आज बस्तर की हालत अलग होती। और आज सबको ये महसूस हो रहा है कि ऐसे आंदोलन गैर राजनीतिक सोच के साथ वहाँ के जितने शांतिप्रिय लोग हैं, विकास के लिए जो लगे हुए लोग हैं, जो आदिवासियों के, वनवासियों के हित चाहते हैं, ये सब लोग मिलकर ऐसे आंदोलन चलाएं। और ऐसे क्षेत्रों में जो हमारे भाई वहाँ पर किन्हीं कारणों से पुलिस प्रशासन, सरकार के प्रति विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, चाहे ग्रामीणों नक्सलियों का डर हो, भय हो, उनके किए जा रहे अत्याचार हो, इन चीजों को यदि हमने दूर कर दिया तो खुद आगे बढ़ करके उन कामों में सहयोग करेंगे। और जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि बस्तर एक दिन छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा पर्यटन टूरिस्ट स्थल बनेगा, यहाँ नक्सली का सफाया होगा, उस कदम की ओर हम आगे जा सकते हैं। लेकिन सरकार को इसमें संवेदनशीलता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। शिशुपाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो है पुलिस भेजना जरूरी है सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी के हो, जो छोटे छोटे वहां के नेता है, इनका एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बना करके ग्रामीणों के पास बातचीत करने के लिए भेज दिया जाए, उन्हें समझाया जाए, भले ही उसमें प्रशासन के लोग भी हों। तो इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं हो रही सरकार की तरफ से, जो दूसरे रास्ते हैं, हो रही हैं? जी देखो, विश्वास जगाने की जो बात हो रही है, हमारे घोषणा पत्र में भी हमने उसको रखा था कि बस्तर में शांति बहाली हमारी प्राथमिकता होगी। उसी के तहत जो टाटा स्टील प्लांट ने जो जमीन अधिग्रहित किया था, वो जमीन हमने वापस लौटाई। ये जो बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद हैं, उनके बारे में भी हमारे घोषणा पत्र में भी था, उसमें अमल भी शुरू हो गया है कि एक हाई पावर कमेटी बना के उनके केसों पे विचार करके उन जब केसों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये और दूसरा, ये जितनी कुर्बानियां हमारे वहाँ के कांग्रेसियों ने दिया है, कितने सारे लोग जो वहाँ नक्सल गतिविधियों में शहीद हो गए हैं, और ये जितने कांग्रेस के हुए हैं उतने और किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के नहीं हुए हैं। अगर इस तरह की अपन बात करें तो हमारे लोग सतत रूप से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर मैं बताया कि उनके भी अपने सुरक्षा के मामले हैं। और अब सर विश्वास की जो बात आ रही है जी, विश्वास जो पैदा इस तब होगा जब वहाँ के लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारी सुरक्षा ये देने में पूरी सक्षम है, और हम जब चाहेंगे 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहेंगे। शिशुपाल जी, बहुत छोटा सा सवाल मेरा है, कोशिश है जी, इसी की तो कोशिश है कि हम लोग
ये जो जहां भी इस तरह के, लेकिन सर यहाँ पर पॉलिटिकली आप लोग डिवाइडेड लगते हैं ना, बीजेपी के लोग अलग कोशिश कर रहे हैं। ये तो यहाँ तो आप लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए सर। मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ तो एक साथ एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बने, स्थानीय लोगों का बने, जिनकी पैठ है वहां पर, जिनकी जान को कोई खतरा ना हो, वो जाएं, ग्रामीणों से बात करें, उनकी समस्या कोई है तो उसको ला करके प्रशासन को सौंपे, सरकार को सौंपे और उनका निदान करा के 2-4 दिन में इस मामले को खत्म करने की कोशिश करें। ना लगे 2 दिन, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, पर गोली ना चले। खैर, एक सवाल मेरा यह है कि क्या केंद्र सरकार से पर्याप्त जो राहत की कोशिश की जा रही है नक्सल कैंप में, या नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में पर्याप्त संसाधन है, बारूद है, जवान है, पैसा है, तमाम चीजें, इंटेलिजेंस है, ये मिल पा रही हैं आपको, या इसमें आपको लगता है कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल मिल पा रहा है, क्योंकि ये जो संयुक्त प्रयास है, अब केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और जो सेंट्रल फोर्सेस है पैरामिलिट्री के, ये केंद्र के अधीन है और वो उनके एक एसओपी के तहत वो अपने संचालित करते हैं, जिसमें उनको खान पान से लेकर उनके जो स्ट्रेटजी है आगे, ये सब पहले से निर्धारित है, उसको केंद्र सरकार करता है। हम तो केवल उनके लिए जगह उपलब्ध कराना और उस दूसरे तरह की फैसिलिटीज उनको उपलब्ध कराना। आपको कोई कमी नहीं लग रही? सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है वहाँ। चलिए सर, एक सवाल इधर से आ गया है, बड़ी खबर है। रजनीश जी, आपसे एक बहुत छोटा 20 सेकंड का रिएक्शन, और सर आपसे, सॉरी जी आपसे भी। मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा कर दी है कि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले तो रजनीश जी, बीजेपी की सरकार है, आपका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर शिशुपाल जी के पास चल देता हूं, क्योंकि बड़ी खबर है, कोरोना से जुड़ी है। नहीं जी देखिए अभिलाष जी, कोरोना का संक्रमण जो है बहुत लोगों को बहुत हद तक तोड़ा है, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। कई परिजन को खोए हैं और हमारी लगातार मांग रही है कि उनका इलाज फ्री किया जाए और कई अन्य प्रकार की सुविधा किया जाए। लेकिन ये इससे बड़ी कोई राहत नहीं हो सकती कि कम से कम जो मृतक परिवार हैं उनको 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं। मैं तो बल्कि मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख राशि की सहायता करना चाहिए। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी ने अच्छा काम किया और बहुत सारे प्रदेशों ने किया है और इसका अनुसरण इस प्रदेश को भी करना चाहिए। ठीक है शिशुपाल सॉरी जी, ये घोषणा पूरी हो गई है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब भी कोई काम एक प्रदेश में होता है, एक राहत मिलती है, तो दूसरे, क्योंकि एक ही प्रदेश के अंग हैं, तो फिर वहां पर उम्मीद बढ़ जाती है। क्या आप सरकार इस मामले में सोचेगी आगे? ये सरकार वो निर्णय लेती है, इसमें कैबिनेट है और बाकी जो हाई लेवल पे जो बातें होती है कि, और ये तो जायज है कि जो भी जान गंवाए हैं इस संक्रमण में, उन सबके प्रति सरकार की संवेदनाएं है। और छत्तीसगढ़ शासन ने जैसे अनाथ हुए बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा उनको, वो भी शिवराज सरकार के फैसले के बाद आप लोगों ने लिया था, लेकिन साधुवाद के पात्र है उसके। ऐसे कुछ अच्छी चीज अगर होती है तो अच्छी बात है। किसी न किसी को वो लेना पड़ता है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये संवेदनशीलता है सबके प्रति। तो ये तो हर सरकार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संसाधनों के हिसाब से, अपने अपने। सॉरी जी, सिंपल सा सवाल है, क्या आप अपनी सरकार से, सीएम से मांग करेंगे कि हमारे जो लोग गए हैं उनके परिजनों को भी कुछ राहत दे दी जाए आर्थिक तौर पर? नहीं, सरकार कर रही है। और इस संबंध में जो शिवराज जी का अभी आपने बताया जी कि उस तरह के हम यहाँ क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा जो कैबिनेट है ये निर्णय लेता है। उस विषय पे मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, किंतु ये है कि हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और जितनी कोशिशें अभी हुई है कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई की, तो हम एक सीमा से बाहर जाके हम उसकी मदद कर रहे हैं। पूरे जिले में पूरा अमला लगा हुआ है, पूरे नेता लगे हुए, उसमें नेता में इनके सभी पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे हम दोनों ही मेहमानों का, शिशुपाल सोरी जी, आपका, रजनीश जी। और बस उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो नक्सल इलाकों में पहुंच करके भरोसा जगाने की बात हो, वो काम केवल सुरक्षा बलों का ना हो, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी सामने आए और कम से कम एक साथ आए। वहां पर पॉलिटिकल डिवाइडेंट जो दिखता है हमको, वो डिवाइड ना दिखे। और दूसरा, अगर कोई पड़ोसी राज्य अच्छी पहल करता है तो छत्तीसगढ़ में भी वो राहत जल्दी मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही।